भारतीय सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। आखिर भारत में हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी पहल थी? उस समय क्यों जरूरी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू करना? और ग्रीन रेवोल्यूशन के मुख्य आधार क्या थे, मुख्य स्तंभ क्या थे? किसने सुझाया कि भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए? और बात करते हैं 1965 के पाक और भारत के युद्ध की। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और युद्ध चल रहा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मना किया कि युद्ध रोक दीजिए। अगर ऐसा ना किया, भारत ने अपने कदम पीछे नहीं किए। यहाँ तक कि यूएसए जैसे देशों ने तो हम वहाँ खाद्यान्न आपूर्ति रोक देंगे। यहाँ तक कि एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम ने भी कहा, जो इसका मुख्यालय है एफएओ का, कि अगर भारत अपने कदम पीछे नहीं करता है तो ये तय है कि वहाँ खाद्यान्न आपूर्ति रोक दी जाएगी और कोई भी देश उसका साथ नहीं देगा। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के दिमाग में एक चीज आती है, ठीक है, युद्ध का जो निर्णय रहेगा वो रहेगा, लेकिन आपके कहने से हम ऐसा निर्णय क्यों बदलते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। हम अपने हिस्सों पर दूसरे मुल्क का कब्जा कैसे होने दें? तो वो आह्वान करते हैं देश में कि आज से मैं एक दिन, सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करूंगा। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार और पूरे देश के लोगों से मैं अपील करता हूं कि एक दिन भोजन ना करें। आखिर ये कहा क्यों? क्योंकि उनने कैलकुलेशन बैठाई। उस समय कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उस समय के कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने कैलकुलेशन बैठवाई और कहा, उस समय वो सीएसओ डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कहा कि बताइए, हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ है। उस समय 40 करोड़ थी। अगर अपने देश में इतना खाद्यान्न है कि हमें दूसरे मुल्क से लेना ना पड़े, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हर कोई एक दिन का फास्ट रखे सप्ते में, तो बेशक हमारे देश में इतना अनाज का उत्पादन होता है, इतनी उपलब्धता है कि दूसरे देशों पर हमें आश्रित होना नहीं पड़ेगा। ये तो उस समय की बात थी, एक सुझाव था, एक टेंटेटिव। लेकिन उन्होंने कहा आगे हटकर कदम क्या होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि हमारे देश में जब युद्ध विराम हो गया, जब युद्ध समापन हो गया, उन्होंने सलाह ली कि आखिर क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे देश में अगर हरित क्रांति को जन्म दिया जाए, अगर फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, अपने देश में ही अगर खाद्यान्न को अच्छा बनाना है, तो हरित क्रांति का होना बहुत जरूरी है। उस समय न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति को जन्म दिया और वहां पर फसलों का उत्पादन बहुत तेजी से हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं यूएसए इस ऐठ में था कि मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में अनाज की आपूर्ति करता हूँ, इसलिए मुझसे हर कोई दबेगा। यहाँ तक कि एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी, उसमें उसकी दादागिरी चलती थी। लेकिन सब 1965 के पाक और इंडिया के बारे में जब उसे मुंह खाने की पड़ी भारत से, उससे गेहूं नहीं लिया गया, अनाज नहीं लिया गया, उसे पता लग गया कि भारत अब कुछ अलग करने वाला है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उस समय न्यूयॉर्क में जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ हरित क्रांति के बारे में एक नया अध्याय सीख के आते हैं। और बेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग बहुत सहज और बहुत अच्छे इंसान, जो कि भारत आए और उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति को जन्म दिया और बेशक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का साथ दिया। उस समय के कुछ अगर हिस्सों को चुना गया, तो जहां तक मैं बता सकता हूं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को। और उस समय यह भी रखा गया कि भारत सरकार इन्हें सब्सिडी देगी, रियायतें देगी, चाहे वो फर्टिलाइजर पर हो, चाहे सिंचाई को लेकर हो, या फिर जो गुणवत्ता फर्क
अनाज की क्वालिटी है, वैरायटीज है, उनको लेकर हो। यहाँ के किसानों ने मेहनत की और अनाज अच्छा पैदा किया और हरित क्रांति के बलबूते देश में खाद्यान्न की अच्छी आपूर्ति होने लगी। सरकार के पास एक बड़ा भंडारण इकट्ठा होने लगा, जिससे कि देश में आए दिन जो भुखमरी की समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं कम आने लगी। लेकिन देखा जाए, जब हरित क्रांति का चलन हुआ काफी लंबे समय तक, और इसकी मैं बात बता दूं, उस समय वो एक बॉटनिस्ट थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये 1973 की बात है, क्योंकि 1965 के बाद हमारे देश में रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत हो गई थी, लेकिन आते आते अगर वो अपने चरम पर, अगर शीर्ष बिंदु पर पहुंचे तो 1973 और 75 के दौर में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान में तो कहते हैं नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। फिर उन्हें क्यों मिला? उन्हें मिला शांति के लिए, पीस के लिए, क्योंकि जो भूखमरी की जो आग थी उसे मिटाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं लोगों को शांति मिली, भूख को शांत करने की जो उनकी मुहिम थी वो कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों में गूंज रही थी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हरित क्रांति का सन हो रहा था। तो इसीलिए उन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आगे भी इन चीज़ों को बढ़ाते रहे और खाद्यान्न बहुत तेजी से बढ़ता रहा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इन्हीं हिस्सों में सिमट कर हमारे देश की जो हरित क्रांति क्यों रह गई। सवाल इस बात पर उठता है कि दुनिया, हिंदुस्तान के अलग अलग और हिस्सों में हरित क्रांति को जन्म नहीं दिया गया। क्या और हिस्सों में खाद्यान्न अच्छा नहीं हो सका? क्या हिंदुस्तान के और हिस्सों में क्या मेहनती किसान नहीं हैं? पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर वहां हरित क्रांति को जन्म दिया गया और वहां खाद्यान्न का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में हुआ, वहां के किसानों को रियायतें भी मिली, सब्सिडी मिली, और कहने की बात है सिंचाई के लिए, अच्छे बीजों के लिए, और उन्हें हर तरीके से भारत सरकार ने भी मदद की, राज्य सरकारों ने भी उनकी मदद की। लेकिन क्या और राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं कर सकती? वो एक डेमो था जो हरित क्रांति को जन्म दिया गया। वो हरित क्रांति हम पहले कह सकते हैं, क्या दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है? हाँ, बेशक जरूरत है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वो जरूरत है मुहिम करने की। और आज बात करें कि इन क्षेत्रों का जिसमें हरित क्रांति को जन्म, चाहे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, या दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हुआ, पश्चिमी भारत हुआ, जहाँ हरित क्रांति और जहाँ पर अच्छी खाद्यान्न हुआ। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वाटर लेवल बहुत कम। उन्हें धड़ल्ले से, क्योंकि उस समय कोई मेजरमेंट ऐसा नहीं किया गया हरित क्रांति, बहुत सारे कहें तो कुछ ऐसी चीजें थी जिनका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग किया गया, हनन किया गया, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे फिर फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करने की बात हो, वाटर ग्राउंड लेवल से अधिक मात्रा में निकालने की बात हो, ज्यादा उपज के चक्कर में हमने उपजाऊ भूमि को बंजर की ओर रुख कर दिया। लेकिन अब जरूरी है हरित क्रांति 2 की। हरित क्रांति 2 इसलिए जरूरी है और होना भी चाहिए, और मुझे भरोसा है कि कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और उसकी मुहिम शुरू भी हो गई है। और जोर शोर अगर चरम पर वो मुहिम पहुंचती है हरित क्रांति 2 की, तो भारत सरकार की अगर पहल रही, अगर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हुई, तो ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या ग्राउंड लेवल का वाटर कम होना, कहीं ना कहीं इसको भी प्रिवेंटिव करना जरूरी है। अगर इन पर आज लगाम नहीं कसी गई तो ये तय है कि हम उपजाऊ भूमि को भी ज़्यादा उपज के चक्कर में बंजर बना देंगे। जहाँ अच्छी मात्रा में पानी है बेशक वहाँ हम रेगिस्तान बना देंगे। हम इतना फर्टिलाइजर डालते हैं कि कहीं ना कहीं वो अनाज तो हमें दिखता है ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन खाने के बाद वो बीमारियों को ही दावत देने का होता है। तो ज़रूरी है उससे हटकर हरित क्रांति 2 को जन्म देना और उस पर काम करने की ज़रूरत है। हर किसी छोटे बड़े जोत वाले किसानों को भी, हिंदुस्तान के हर वर्ग के किसान को, अपने खेतों में हम जहर बो रहे हैं या फिर उस जहर को अपने घर तक ला रहे हैं और उससे खा रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं। अगर हरित क्रांति 2 आती है
तो सबसे बड़ी पहल सरकार तो करेगी, सबसे बड़ी पहल अगर किसानों की तरफ से ही हो। हम अपने खेतों में अगर वादा करें खुद से, अगर उपजाऊ बनाएं, तो हम इस तरीके की फसलें उगाएं, या फिर उसमें ऐसे हानिकारक फर्टिलाइजर न डालकर अगर हम परंपरागत साधनों को अपनाएं, गोबर खाद बनाएं, या फिर हरित खाद बनाएं, या नीम कोटेड खाद का यूज करें, या फिर हम उसमें पड़ती भूमि छोड़ दें, फिर फसल को उगाएं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उपजाऊपन होगा, और फसलें भी अच्छी होंगी, और फसलों की वैरायटी भी अच्छी होगी, और वो जहर पर हम कहीं ना कहीं लगाम कस सकेंगे। अगर उपज थोड़ी बहुत कम हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बेशक अगर वो जहर आपके घर तक पहुंचा तो जरूर फर्क पड़ेगा। आज का ये टॉपिक हरित क्रांति का मैं आपसे कर पाया, आगे फिर मिलूंगा मैं जल संकट पे। जय हिंद, जय भारत।